हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशली इस स्टेटमेंट के बारे में जो कि है 70 आवर्स अ वीक वर्क। ठीक है, नारायण मूर्ति ने कुछ टाइम पहले बोला था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 70 आवर्स अ वीक वर्क करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो हालांकि इस पे तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा दिमाग पे असर पड़ जाता है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा पे भी करें ना किसी एम्प्लॉय को, और तब भी अगर आप 70 आवर्स अ वीक वर्क एक्सपेक्ट करें, तब भी इट इज़ शियर नॉनसेंस। एकदम नॉनसेंसिकल बात है ये। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इन लोग ये सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों के बारे में तो बात करते हैं, बट आई होप कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये लोग खुलकर डिस्कशन करेंगे एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करेंगे जहाँ से दुनिया सुने, सबको पता चले इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि कई सारी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं जब कैंडिडेट्स को, तो उनका ऑफिशियल नोटिस पीरियड होता है 90 डेज का। कोई भी कंपनी जो 90 डेज का ऑफिशियल नोटिस पीरियड रख रही है, मेरे अकॉर्डिंग उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो ये एक्सेप्ट करती है कि उसकी जो रिक्रूटमेंट टीम है, जो हायरिंग टीम है, वो टोटली टोटली इनएफिशिएंट है। ठीक है, आपकी रिक्रूटमेंट टीम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 30 40 45 दिन में किसी बंदे का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकें, मार्केट से दूसरे किसी बंदे को हायर करके ला सकें। तो आप वहां पे 90 डेज का नोटिस पीरियड मेंशन कर देते हो, और उसकी वजह से किसी भी गिवन एम्प्लॉय को या किसी भी गिवन बंदे को अगर अगली कंपनी में अप्लाई करना होता है या जाना होता है, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्विच करना या दूसरी जगह पे जाना। तो एक तरीके से आप 90 डेज का नोटिस डाल के मतलब एम्प्लॉय को बांध के रखना चाहते हो। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपकी जो हायरिंग टीम है, जो रिक्रूटमेंट टीम है, वो इनएफिशिएंट है, वो कैपेबल नहीं है। पहली बात ये, आई होप ये लोग इस चीज़ के बारे में भी कभी खुलकर ओपन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बात करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे इनको खुलकर डिस्कशन करना चाहिए। एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लो पिछले कई सालों में आप जानते होंगे कई सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े। ठीक है, उनकी एवरेज अर्निंग बढ़ी, उनके जो प्रॉफिट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़े, उनका रेवेन्यू बढ़ा, सब कुछ इंक्रीज हुआ। लेकिन एंट्री लेवल इंजीनियर्स को जो वो पे करते हैं, जो उनका पे आउट होता है, वो तो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। ठीक है, वही 3.5 4 लाख पर एनम जो भी वो पे करते हैं एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, पुणे बैंगलोर जैसी सिटीज़ में जाके आप रहोगे, ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं, तो नोबडी स्पीक्स अबाउट इट। वाई आर इन द टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ों पे तो बात करते हैं, इन चीज़ों पे बात नहीं करते, जबकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए आप रिक्वेस्ट कर दोगे या वर्क फ्रॉम होम के लिए बात कर दोगे तो बुखार चढ़ जाता है उनको, तबीयत खराब हो जाती है उनकी। आई होप ये लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, जबकि कई जगहों पे देखें तो वर्क फ्रॉम होम कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन कई सारे प्रॉब्लम्स के लिए। एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है वर्क फ्रॉम होम, बट जनरली ये लोग बात नहीं करते, पब्लिकली आके ओपनली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बात नहीं करते, एम्प्लॉयज़ के फेवर में कोई बात बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, एनीवेज इनको इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ और नंबर ऑफ द जॉब्स इन द मार्केट, और दूसरी चीज़ होती है वर्किंग कंडीशंस। जब तक एक एम्प्लॉयर को ये पता है कि भाई अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए 10 ओपनिंग्स हैं या 10 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अप्लाई करने वाले या काम करने वाले 20 एम्प्लॉयज़, 25 एम्प्लॉयज़, 40 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा हैं, तो कभी इन लोग वर्किंग कंडीशंस को उतना सीरियस ढंग से लेंगे ही नहीं, कभी उसको वो सीरियस ट्रीट करेंगे ही नहीं। एनीवेज, कभी ऐसा टाइम आ जाए कि हम खास करके हमारी कंट्री में, इंडिया में, अगर 10 जॉब्स हों तो काम करने वाले केवल 5 ही लोग हों, तो ये जो लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 70 आवर्स वीक बात करते हैं ना, ये 7 आवर्स वीक पे भी ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, और ये खुद ही वर्किंग कंडीशंस पे सीरियसली ध्यान देना चालू कर देंगे, और प्रोडक्टिविटी भी खुद ही बढ़ने लग जाएगी, और ऊपर से ये पे हाइक भी दे देंगे, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करोगे तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपका काम नहीं होगा, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। एंड यही चीज़ है जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता था। एंड स्पेशली क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मतलब हम लोग डेटा एनालिस्ट के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर के अंदर भी अगर हम डेटा रिलेटेड प्रोफाइल्स की भी बात करें तो एंट्री बैरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट में एंटर करना, एक एंट्री लेवल जॉब लेना, इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, आप अगर स्पेशली डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए बात करें तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है मार्केट में स्टार्ट करना, एंट्री लेना। ठीक है, एंड इस तरह की भी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारे जो लोग हैं इनको पता होता है कि लाइक ऑलरेडी पीपल आर स्ट्रगलिंग इन ऑल दोज थिंग्स, तो लोगों को स्टार्ट चाहिए रहता है, तो ये एक तरह से मुझे लगता है फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है जो ये लोग करते हैं। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टिल अगर प्रोडक्टिविटी इनके लिए इतना बड़ा कंसर्न है, तो एज पर द लॉ जो भी
परमिटेड आवर्स ऑफ वर्क है डेली जो कि गवर्नमेंट परमिट करती है, उतना उसको कांस्टेंट रख के अगर इन लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को फिर भी सीरियस है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर किसी पर्सन को आप 10 लाख पर एनम पे करते हो तो उसको 40 लाख पर एनम पे कर दो, उसकी सैलरी को x से 4x कर दो, कीपिंग दी वर्किंग आवर्स कांस्टेंट, अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपल सा सोल्यूशन है। सो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। इफ़ यू अग्री विथ मी, अगर आप लोग मेरे पॉइंट्स के साथ अग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपकी व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, उसको बता सकते हैं। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।